तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हेलिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 2। अभी तक हमने देखा कि कैसे आज की डेट में पीरियोडिक टेबल दिखती है, कैसे हम उसको रीड करते हैं। हमने कुछ एक बेसिक चीजें सीखी पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसके बाद हमने देखा कुछ एक फिलोसोफर्स आए जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी। उसके बाद कुछ एक साइंटिस्ट आए, जैसे हमने डॉबरनेर की बात करी, जैसे हमने न्यूलैंड की बात करी। और मैंने आपको इस सवाल के साथ में छोड़ा था, या आपको एक चीज बताकर छोड़ी थी, वो थी कि लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों ने लगभग लगभग सिमिलर काम किया, लेकिन लाइमलाइट में ज्यादा कौन आया? मेंडलीव आए। आखिर ऐसा क्यों? तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे मेंडलीव और लोथर मेयर के अंदर डिफरेंसेस आए। एक ज़्यादा फेमस हुआ, एक थोड़ा कम फेमस हुआ। क्या चीज़ें थी जिन्होंने डिफरेंशिएट किया? तो आज हम वो सब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास में लोथर मेयर का दिया हुआ एक्सप्लेनेशन फॉर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ये था लोथर मेयर्स कर्व एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1869। तो लोथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास में एक ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ पर क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम है, और यहाँ पर क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में लोथर मेयर ने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर उसकी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस थी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इसने कुछ एक रिपीटेटिंग पीक्स देखी। इसने देखा कि कुछ एक पीक्स हैं इसमें जो रिपीट हो रही है। वो पीक्स क्या थी? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर मुझे पीक पर सोडियम दिखाई दे रहा है, अगली पीक पर मुझे पोटेशियम दिखाई दे रहा है, उसके बाद में मुझे रुबीडियम दिखाई दे रहा है। क्या मैं ये जानता हूं कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? अरे भैया, अब तो पीरियोडिक टेबल डेवलप हो चुकी है और हमने पीरियोडिक टेबल देख भी ली है, समझने की कोशिश भी करी है थोड़ी बहुत। तो मैं जानता हूं सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। बताओ। ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि इन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। उस समय इन हिस्ट्री, जब हमारे पास में एक्चुअल अभी वाली पीरियोडिक टेबल नहीं आई थी, तो उस समय हम क्या बोलते थे? इनको एल्कली मेटल्स ही बोलते थे। उस समय फर्स्ट ग्रुप नाम की तो चीज ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उस वे में तो पीरियोडिक टेबल डिजाइन या डिस्कवर ही नहीं हुई थी, वो तो आज की डेट में डिस्कवर्ड है। तो उस समय क्या बोलते थे? एल्कली मेटल्स बोलते थे। तो एल्कली मेटल्स ने ग्राफ की कौन सी पोजीशन को होल्ड किया? ग्राफ की कौन सी पोजीशन को होल्ड किया? इन्होंने शार्प पीक्स को होल्ड किया। किसको होल्ड किया? शार्प पीक्स देखने को मिली हमारे को इस ग्राफ के अंदर। और शार्प पीक्स पे कौन बैठे हुए मिले? उसके ऊपर हमें बैठे हुए मिले एल्कली मेटल्स। आफ्टर दैट जब हम देखेंगे इन शार्प पीक से, जब हम इस ग्राफ पे देखेंगे, आगे चलेंगे, तो यहां पर मिड में मुझे कौन देखने को मिल रहा है? देखो, कैल्शियम है। यहां से नीचे आएंगे तो मिड में कौन है? मैग्नीशियम है। यहां से नीचे आएंगे तो मिड में कौन है? स्ट्रोंशियम है। क्या मैं ये जानता हूं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम कौन कौन? मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम ये क्या है? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को पहले क्या बोला जाता था, या अभी भी क्या बोला जाता है? ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार एल्कलाइन अर्थ मेटल ने डिसेंडिंग पार्ट ऑफ पीक को होल्ड किया। इसने क्या किया? डिसेंडिंग पार्ट,
ये डिसेंडिंग पार्ट है, इसके मिड को इसने होल्ड किया। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। इसने हर एक एलिमेंट के वॉल्यूम को उसके एटॉमिक मास के साथ में एक ग्राफ पर प्लॉट किया, उनकी वैल्यूज को देखा, और वैल्यूज को देखा तो उसने ये ऑब्जर्वेशन निकाली। ठीक है, उसके अलावा क्या, जब हम इस पीक की तरफ ऊपर जा रहे हैं, जब पीक की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो हमारे को ये नोबल गैसेस देखने को मिले। देखो यहाँ पे नियॉन है, यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर क्रिप्टन है। देखो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? नोबल गैसेस हैं। अरे नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो ये जो नोबल गैसेस हैं, इन्होंने इस कर्व के असेंडिंग पार्ट को चूज किया। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाले पार्ट। असेंडिंग पार्ट बोले तो ऊपर चढ़ने वाले पार्ट। तो असेंडिंग पार्ट पे कौन देखने को मिली हमको? नोबल गैसेस। एक्सेप्ट, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इससे, एक्सेप्ट हीलियम। अरे भैया केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो आएंगे। ठीक है, इसने ये सब ऑब्जर्व किया। यहां पर आपको बाकी भी एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इन सब की वैल्यूज को याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? वॉट इज आवर मोटो बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन? ताकि हम हर एक एलिमेंट्स को इजीली पढ़ सकें। और वो कैसे पढ़ पाएंगे? जब हम उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलरिटीज देखेंगे कि भैया मान लो ये 10 एलिमेंट्स हैं, ये एक तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ये 15 एलिमेंट्स है, ये अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो हम अगर एक की प्रॉपर्टीज को ये पढ़ लें, एक की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें, तो हमें उस ग्रुप में आने वाले सभी की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। अरे उसी को तो सिंप्लीफाइड वे बोलते हैं। यहां पर तो हर एक एलिमेंट का वॉल्यूम और मास हमें याद रखना पड़ेगा फॉर दिस क्लासिफिकेशन। तो ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात थी। अरे समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे चल सकते हैं। इसने क्या बोला? शो ट्रू पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो हमको एक पैटर्न देखने को मिला है, इस पैटर्न के बेसिस पे हम इनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। इस पैटर्न को अगर हम याद रखें तो हम इन सब की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। भैया प्रॉपर्टीज को तो तब देखेंगे जब हमें ये सब चीजें याद रहेंगी। इन सब के वॉल्यूम और मास का एग्जैक्ट डेटा याद रहेगा, तब हम ये ग्राफ प्लॉट करें और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसी बीच एंट्री होती है मेंडलीव की, लगभग सिमिलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। क्या होता है? मेंडलीव का जो तरीका था वो सभी को बहुत पसंद आता है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मेंडलीव बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड था, और उसी को हम एक ट्रू साइंटिस्ट की कैटेगरी में भी डिफाइन करते हैं आज की डेट में, जब हमने देखा कि उसके एक्चुअल काम क्या क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बट ही डिलेड इन पब्लिशिंग सो मेंडलीव टुक द स्पॉटलाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं मेंडलीव की तरफ। तो यहां पर हमारे प्यारे भाई साहब मेंडलीव आ चुके हैं। इन्होंने बोला सबसे पहली लाइन और सबसे पहला सवाल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब मेंडलीव ने ये पहली बार बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स में बार बार रिपीट हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है एटॉमिक मास की वजह से। ये पहला सवाल बनता है फ्रॉम द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या इतना समझ में आता है? ठीक है, क्या आगे चल सकते हैं? तो बेसिकली ही अरेंज्ड ऑल नोन 63 एलिमेंट्स। उस समय 63 एलिमेंट्स या नोन थे, उनको उसने रोज एंड कॉलम्स में डिफाइन किया, जिसे हम आज पीरियड और ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव ने काफी अच्छा काम किया। एक बार देखते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक काम करते हैं हम एक बार एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं। ये रही।
अरे एनसीईआरटी ऐसी दिखती है, सब लोगों को मालूम है ना, सब लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, एक आध बार तो देखी होगी गलती से। चलिए, तो ये हमारे पास में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऐसी ही देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखो, यहाँ पर 4, फिर 7, फिर 9, फिर 11 एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स को डिफाइन किया। इसने क्या किया देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या बनाया इसने, 7 क्या बनाई, रोज, कलर विजिबल नहीं है, रोज कितनी है यहाँ पर 7 है। उसके बाद में इसने यहाँ पर कॉलम्स भी बनाए, यहाँ पर इसने रोज कैसे हैं अप टू डाउन, कॉलम्स कैसे हैं लेफ्ट टू राइट। अरे गलती कर दी, रोज आर लेफ्ट टू राइट, कॉलम्स आर अप टू डाउन, ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। तो मेंडलीव ने रोज एंड कॉलम्स के अंदर इनको डिफाइन किया है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे इनको डिफाइन किया है। कुछ इस प्रकार की हमारे को इसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है। अब हम एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, इसने क्या क्या बोला, ठीक है। तो इसने रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिफाइन कर दिया। सबसे बड़ी बात जो इसने बोली थी, ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसने क्या कहा कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं एलिमेंट्स को प्लेस कर रहा था तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी और उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक एलिमेंट्स जो हैं अभी भी नोन नहीं है, इन फ्यूचर वो डिस्कवर होंगे, ठीक है। उसने क्या बोला, इन फ्यूचर वो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, उसके लिए मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ रहा हूं। मतलब ही वॉज अ साइंटिस्ट जिसको फ्यूचर भी दिख रहा था, उसको अपने तरीके पर इतना भरोसा था कि उसे पता है कि आगे कुछ डिस्कवर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने देखा कि भैया इस तरीके से कुछ हमारे पास में एक पैटर्न आ रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर शायद कुछ मिसिंग है, तो इसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूं, है ना। दिस इज अ वेकेंट स्पेस, वेकेंट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए उसने स्पेस छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल एका बोरोन, जिसे हम आज की डेट में स्कैंडियम बोलते हैं, उसके बाद आता है एका एल्यूमिनियम जिसको हम आज की डेट में गैलियम बोलते हैं, उसके बाद आता है एका सिलिकॉन जिसको हम आज की डेट में जर्मेनियम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि बोरोन के बाद में उस ही ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि मेंडलीव वॉज अ ट्रू साइंटिस्ट जिसने एक्चुअल में काम किया था, ठीक है। अब एक बार देखते हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर आपको बोरोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसने बोला कि बोरोन के बाद में यहां पर आपको स्कैंडियम देखने को मिलेगा। उसने उस समय उसका नाम क्या दिया, इसका नाम उसने उस समय एका बोरोन दे दिया था, एका बोरोन, ठीक है। उसने बोला कि एका सिलिकॉन होगा जिसको हम आज किसके नाम से जानते हैं, जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मेंडलीव ने कुछ एक खाली स्पेसेस छोड़ दी थी कि भैया आज डिस्कवर्ड नहीं है, इन फ्यूचर ये सब डिस्कवर होने वाले हैं। तो ही वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड साइंटिस्ट, ठीक है। लेकिन चाहे कितना भी अच्छा साइंटिस्ट हो, उसके अंदर कुछ ना एक कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो उसके अंदर कुछ कमियां थी, कमियों में क्या था भैया, उसके पास में हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइंड नहीं थी, ठीक है। उसके पास में एक स्पेसिफिक जगह नहीं थी फॉर हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स जैसा भी बिहेव कर सकता है और हेलोजन्स जैसा भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या थी, एक कमी थी, ठीक है।
तो कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ खूबियां भी होती है। तो हर एक साइंटिस्ट के साथ में यही होता है, इसी वजह से हम आगे इन फ्यूचर डेवलपमेंट देख पाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम आगे चलते हैं। हम लोग ज़्यादा समय हिस्ट्री के ऊपर नहीं देखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है जी। तो देखो, इसने ये जो एका एल्यूमिनियम बताया, जिसको हम आज गैलियम के नाम से जानते हैं, इसने सिर्फ ये नहीं प्रिडिक्ट किया था कि यहां पर कुछ एक एलिमेंट्स आने वाले हैं, इसने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होने वाली। फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो उसने बोला था कि एका एल्यूमिनियम का जो वेट होने वाला है वो 68 होने वाला है, और एक्चुअल में जब फाइंड किया गया ये एलिमेंट, जिसको हम गैलियम के नाम से जानते हैं, तो उसको हम देखते हैं तो उसका एटॉमिक वेट कितना आता है, 70 आता है। जब डेंसिटी की बात करी तो इसने बोला 5.9 होती है, और इन फ्यूचर जब डिस्कवर हुआ तो 5.94 देखने को मिली। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट, इसको हमने बोला कि लो होता है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इसका 302 केल्विन आया, केल्विन में है, इसका मतलब 302 इज वेरी लो। अरे 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, कितना ज़्यादा है, अरे कितना ज़्यादा है। क्या ये रूम टेम्परेचर है? अरे क्या ये रूम टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना, 1231। 1231 बोले तो लगभग लगभग 950 से 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है। क्या ये हाई है? अरे बिल्कुल हाई है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, हाई निकला, जैसा कि उसने बोला था। फॉर्मूला जो इसने बोला ऑक्साइड के साथ में, वो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा इसने बोला था। इसने जैसे क्लोराइड के साथ फॉर्मूला बोला, वो भी ऐसे एग्जैक्टली सेम निकला। और यहाँ पर भी उसके पास में कुछ एक चीज़ें हैं जो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम, ये टेबल दे रखी है, आप जाकर बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था और कितना डिफरेंस आया, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इसीलिए मेंडलीव वॉज वेरी फेमस साइंटिस्ट, ही वॉज इन द लाइमलाइट। ठीक है, क्या इतना समझ में आता है? क्या ये समझ में आया अपने को, है ना? तो मेरिट्स क्या है? मेरिट्स तो भैया मेरिट्स ही मेरिट्स है हमारे पास में। मेरिट्स क्या है? क्लासिफाइड एलिमेंट सिस्टमेटिकली विद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने डेवलप कर दी। प्रिडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एक और लिख लो, एका मैंगनीज। ठीक है, एका मैंगनीज कौन है? टेक्नीशियम है। एका मैंगनीज कौन है? टेक्नीशियम है। एका मैंगनीज कौन है? टेक्नीशियम के बारे में भी इसने बता दिया था। इट इज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट। फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है कौन? टेक्नीशियम, जिसको मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, मैन मेड है इसीलिए शायद इसको बहुत सारी जगहों पर मेंशन नहीं किया जाता है। यहाँ यूजुअली ये तीन ही बताए जाते हैं, एक एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन। ठीक है, जिनकी हमने बात करी है। इसने इसकी मेरिट्स की बात करें ना, लिंक्ड एटॉमिक मास विद देयर प्रॉपर्टी, इसने एटॉमिक मास को उसकी प्रॉपर्टीज से लिंक किया, और उसके बाद में उस चीज को डिफाइन किया कि भैया इस मास वाले ये एलिमेंट्स हैं, इनको मैं एक ग्रुप में रख रहा हूँ, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने वाली। ठीक है, इस तरीके से इसने एटॉमिक मास को लिंक किया किसके साथ में? इसकी प्रॉपर्टीज के साथ में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ही फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिसिटी। इसी के बेसिस पे आज भी हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, उसी के अंदर डेवलपमेंट हुए और उसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशंस की। इसकी एक और खूबी है जिसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी खामियां क्या है। इसके पास में हाइड्रोजन की पोजीशन अनक्लियर थी, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी कि भैया क्यों। हाइड्रोजन जो है हेलोजन जैसा भी बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे रहा है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर ले रहा है, और एल्कली मेटल जैसा भी बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर दे रहा है। मतलब रिलीज भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है, इसे हम किस ग्रुप में रखें, ठीक है। तो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके पास में आइसोटोप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप वो होते हैं, जैसे मान लो आपके पास से कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 होता है, ठीक है। लेकिन एक रेडियो एक्टिव कार्बन का आइसोटोप होता है, मतलब होता ये कार्बन ही है, लेकिन इसके अंदर इसका जो मास होता है वो होता है 14। 14 कैसे हो जाता है भैया, यहां पर जब हम देखेंगे तो इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ऐड करेंगे तो इसका मास आता है 12। लेकिन कार्बन की ही दूसरी प्रजाति जो मार्केट में पाई जाती है, जो नेचर में पाई जाती है, उसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है और उसके साथ में 6 प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल मास कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। टोटल मास कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। तो अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे बात करें तो अगर यहां पर 12 आ रहा है तो 14 उसके बाद में आना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, यहां पर 12 आया तो 14 उसके बाद में आना चाहिए। लेकिन है तो भैया कार्बन, प्रॉपर्टीज तो कार्बन की सेम होंगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। अरे समझ में आता है। अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और अगर हम उनको एटॉमिक मास के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में रख देंगे तो ये तो भैया गड़बड़ वाली बात होगी। आपने तो खुद के ही नियम को ऑल्टर कर दिया। तो मेंडलीव के साथ में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई कि वो आइसोटोप्स को डिफाइन नहीं कर पाया। अरे उसने बुला तो लिया कि भैया सारे सब सब लोग आ जाओ, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैंने ये कर लिया और मैं सारी टेबल वेबल बना के ले आया और ऐसे ऐसे एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर सब कुछ डिफाइन कर लो, आप सब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लो। लोग वहाँ बैठे थे, उसमें से साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला हाय मेंडलीव सुन, इधर आ, इधर खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। तो ये बता कि आइसोटोप्स का क्या करें हम। आइसोटोप्स का तो मास अलग अलग होता है लेकिन प्रॉपर्टी सेम होती है। तो मेंडलीव चचा ने बोला कि यार ये तो हम सोचे ही नहीं। तो यहाँ पर मेंडलीव फेल हो गए थे, ठीक है। तो इसी चीज को आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर इस चीज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाके इसको रेक्टिफाई किया गया, ठीक है। अच्छा, कुछ एक एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे भैया। इसका बेसिस क्या था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जैसे कि आर्गन और पोटेशियम, कॉपर और निकल। इसने क्या बोला, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे डिफाइन किया भैया। अब भैया डिफाइन तो कर दिया, लेकिन जब हम यहां पर देखेंगे, जब हम यहां पर देखेंगे किसको देखेंगे, अरे बताओ किसको देखेंगे, कॉपर और निकल को देखेंगे। तो देखो कॉपर और निकल, ध्यान से अगर देखो, सॉरी कॉपर निकल नहीं, कोबाल्ट और निकल। तो कोबाल्ट और निकल के अंदर एटॉमिक मास जो है सिमिलर है, लेकिन फिर भी सेम ग्रुप के अंदर नहीं है। अरे क्या इतना समझ में आता है। उसके अलावा और देख लो, यहाँ पर टेलुरियम है, इसका एटॉमिक वेट है 127, लेकिन आयोडीन का 126.9। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, टेलुरियम इधर होना चाहिए था और आयोडीन इधर होना चाहिए था। देखो यहाँ पे टेलुरियम क्या आप कहाँ पे 127 है, ये बाद में होना चाहिए था, लेकिन आयोडीन यहाँ पर होना चाहिए था। हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। तो ये सब कुछ एक चीजें थी जिसको मेंडलीव डिफाइन नहीं कर पाया, या ये कह दें कि उसने अपने ही पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं किया। क्या, जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाई तो इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया। होना इंक्रीजिंग चाहिए था, हो डिक्रीजिंग गया। क्या रीजन क्या दिया इसने, सारे साइंटिस्ट ने बोला ये क्या कर रहा है। तो इसने बोला कि सर यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टीज ग्रुप में मैच हो रही थी तो मैंने इसको इधर रख लिया, थोड़ा सा ही तो फर्क है, लेकिन थोड़ा सा फर्क एक लॉ को नहीं बदल सकता। अरे मान लो
मान लो एक हाईवे पे चल रहे हो आप, स्पीड लिमिट 100 है, ठीक है, और कैमरा लगा हुआ है, आप 100 से ऊपर जाओगे आपका चालान कट जाएगा, डायरेक्टली आपके फ़ोन पे आ जाएगा। अब आप मान लो आपने 101 की स्पीड चलाई और आपका चालान कट गया, आप क्या बोलोगे? अरे यार थोड़ा सा ही तो फर्क था, लेकिन नहीं, कैमरे में तो फीड है, कैमरे में क्या फीड है, 100 से ऊपर जाते ही आपका चालान कट जाएगा। आप बोलोगे 150 पे थोड़ी चला रहा था, हमें पता है आप 100 पे चला रहे हो, 100 से 101 हुआ है, लेकिन कैमरा क्या बोलेगा? लॉ इज लॉ। अगर इस हाईवे का लॉ जो है वो ये कहता है कि आप 100 से ऊपर नहीं चला सकते, तो 101 भी 100 से ऊपर ही है। तो यहां पर भी इसने बोला कि थोड़ा सा ही तो फर्क है, मान लो ना यार। साइंटिस्ट ने बोला नहीं, आपने लॉ बोला है कि भैया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां पर भी मेंडलीव के साथ में दुर्घटना हो गई, ठीक है। और इसने सबसे बड़ी बात ये नहीं बता पाया कि भैया एटॉमिक मास के बेसिस पे मैंने ये तो बता दिया कि प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है कि भैया एटॉमिक मास बढ़ा तो उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे वाले के साथ में मैच क्यों हो रही है, तो ये पीरियोडिसिटी क्यों एग्जिस्ट करती है ये नहीं बता पाया, ठीक है। तो मेंडलीव यहां पर समाप्त हो जाता है। हम हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमने जो बातें करी है वो बातें हैं जो एग्जाम में आने वाली है। हम हिस्ट्री को ज्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, हिस्ट्री सिर्फ उतनी ही पढ़नी चाहिए जितनी हमारे काम की हो। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। अब यहां पर भी मेंडलीव मेंडलीव की हम यहां पर भी बात करने वाले हैं, क्या कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, नोबल गैस के डिस्कवरी से उस पीरियोडिक टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस के नाम पर हमने एक अलग ग्रुप ऐड कर दिया, जिससे पूरी पीरियोडिक टेबल को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं नोबल गैसेस की डिस्कवरी कब हुई। 1894 टू 1898, जबकि मेंडलीव कब आया था? 1869, 1869 में मेंडलीव आया था, ठीक है। रामसे ने डिस्कवर करी थी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। उसके बाद जो हम आज देखते हैं रेडॉन भी आ चुकी है, तो ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लगातार रेडियो एक्टिविटी दिखाता, शो करता रहता है, ठीक है। तो हमने एक जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप ऐड कर दिया विदाउट चेंजिंग एनी रोज और कॉलम्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, 7 ग्रुप से 8 ग्रुप्स के अंदर कंटिन्यू हो गई, मतलब हमने एक जीरो ग्रुप ऐड कर दिया उसके अंदर, या आज की डेट में हम उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? 18th ग्रुप बोलते हैं, लास्ट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? 18th ग्रुप बोलते हैं। तो वहां पर हमने किसको रखा? इन नोबल गैसेस को रखा, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल 7 to 8 ग्रुप में एक्सपेंड हो गई। पहले 7 था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, अभी तक मेंडलीव ही चल रहा है, अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्च नहीं हुई है। अरे समझे क्या? फटाफट आगे चलते हैं। टर्निंग पॉइंट कब आया? जब मोजले आए। टर्निंग पॉइंट कब आया? जब मोजले आए 1913, 1913 के अंदर। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कैसे बोली भैया? इन्होंने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कैसे किया? अभी तक जब हम मेंडलीव की बात करते थे, तो मेंडलीव ने किस बेसिस पे डिफाइन किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है। एटॉमिक मास के बेसिस पे जब हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो हम जब इस ग्राफ को देखेंगे किस चीज का, इसने क्या किया एक्चुअल में? इसने क्या किया? इसने एक्स रेज को डाला मेटल की सरफेस पे, ठीक है, या जो भी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसने एक्स रेज को छोड़ा और उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अरे समझ में आ रहा है क्या? मोजले ने क्या किया? एक्स रेज को डाला और उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब ध्यान से देखना कैसा ऑब्जर्वेशन आया इसका। जब मास के बेसिस पे इसने डिफाइन किया, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आया। और जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया,
तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। अरे यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है। यहां पर क्या है, और यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अभी तक जब मेंडलीव की बात करते तो एटॉमिक मास की बात थी, तो ग्राफ तो सीधा आया लेकिन उसमें कुछ एक डेविएशंस आए, कुछ एक डेविएशंस आए। लेकिन जब एटॉमिक नंबर को हमने कंसिडर किया तो ग्राफ बिल्कुल सीधा आया, ठीक है। तो इसने कहा कि जो एक्चुअल रीजन है बिहाइंड पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स वो एटॉमिक मास ना होकर के एटॉमिक नंबर है। इसने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर इज द रियल बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। तो यहां पर एटॉमिक नंबर को हमने एक डिफाइनिंग फीचर मान लिया है। इसने क्या किया, फाउंड रिलेशन बिटवीन एक्सरे फ्रीक्वेंसी, अरे ये म्यू क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक्सरे। कैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया था मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, हमारे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, या मैं कहूंगा ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, जेड। एटॉमिक नंबर बराबर, बता देता हूं जिसको नहीं पता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आइसोटोप के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर जाता है। अरे ठीक है, क्या इतना समझ में आता है, आगे चल सकते हैं क्या हम, चलें। डिफाइंड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन द ट्रू बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। तो जो मेंडलीव की इनकंसिस्टेंसीज थी, जो हमने देखा आयोडीन के केस में मास कम होने के बावजूद भी वो आगे था, वो चीज इसमें सॉल्व हो गई। आइसोटोप का लफड़ा खत्म हो गया, क्योंकि अब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग बेसिस पे नहीं है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, कब आया, मोजले ने एक टर्निंग पॉइंट ला दिया, उसके बाद में हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज द फाइनल लाइन जो आज हमको एनसीईआरटी में देखने को मिलती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो सिंगल शिफ्ट क्या था, मास से नंबर पे जाने पे आज हम पीरियोडिक टेबल जैसी है वैसी हम आज पढ़ पा रहे हैं। क्या इतना समझ में आता है? तो अब तक हमने किस किस को देखा भैया, हमने किस किस को देखा, हमने कुछ एक फिलोसोफर्स देखे, उन फिलोसोफर्स के बाद में हमने कुछ एक साइंटिस्ट देखे, जैसे कि डोबरनेर, जैसे कि न्यूलैंड, जैसे कि लोथरमेर, जैसे कि मेंडलीव। उसके बाद लास्ट में आते हैं मोजले, और लास्ट में हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी देखने को मिलती है। क्या इतना समझ में आता है? और अब हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जिससे रिलेटेड सब लोग बोल रहे हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके लिए हम इतने सारे पापड़ बेल रहे हैं। कोई बोल रहा है एटॉमिक नंबर, कोई बोल रहा है एटॉमिक मास, कोई बोल रहा है ट्रायड बनाओ, कोई बोल रहा है ऑक्टेव बनाओ, कोई बोल रहा है म्यूजिकल नोट्स देखो। तो एक्चुअल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है? तो आज से, अभी से हिस्ट्री की बात खत्म हो जाती है और अब एक्चुअल पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है, और हम बात करने वाले हैं एटॉमिक वॉल्यूम की, या एटॉमिक साइज की, एटॉमिक रेडियाई की। तो आप लोग अगली हेडिंग लगा सकते हैं, और वो हेडिंग क्या है, एटॉमिक मास। उससे पहले एक बार छोटी सी चीज देख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, मात्र दो, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। सेकंड और थर्ड पीरियड, उनके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर एस एंड पी ब्लॉक दोनों कंसिडर होते हैं। यहां पर बताओ,
इसको हम शॉर्ट पीरियड बोल देते हैं, या शॉर्टेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में आ जाते हैं शॉर्ट पीरियड, फिर ये आ जाते हैं लॉन्ग वाले, और ये हो जाते हैं लॉन्गेस्ट। अरे देखो इधर, फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन सब छोटी मोटी चीज़ों पे। देखो, फर्स्ट पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2, ठीक है। उसके बाद में ये शॉर्टेस्ट हो गया। अब ये शॉर्ट की बात करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कितने एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं। उसके बाद में देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद में हमारे पास में आर्गन आ गई। कितने एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट, शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। कितने एलिमेंट्स? 18 एलिमेंट्स। क्या हम इसको लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं? क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ कौन सा ब्लॉक आया था? सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक आया था। यहाँ पर देखो, एस ब्लॉक भी आया और पी ब्लॉक भी आया, एस एंड पी दोनों आए, तो थोड़ा सा शॉर्ट एस से थोड़ा सा बढ़ गया, शॉर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी क्या? एस एंड पी दोनों आए। यहाँ पर देखो, एस भी है, पी भी है, और ये वाला हमारे पास में डी भी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड बोल देते हैं। और यहाँ पर देखो एक बार, ये एस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक पी हो गया, ये वाला पूरा डी हो गया, और यहाँ पर अरे ये एफ भी तो इसी का पार्ट है, इस जगह पे ही तो ये पूरी की पूरी लेंथेनॉइड सीरीज आती है। तो इसके अंदर कितने? 32 एलिमेंट्स हो गए। तो अब तक का लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? एक्चुअल में देखा जाए तो छठा और सातवां पीरियड, दोनों के अंदर ये 14 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं भैया, एनसीईआरटी तो पहली लाइन ये बोलती है कि 114 एलिमेंट्स है। अभी तक इन वालों को प्रॉपरली उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। 114 एलिमेंट्स बोला है, इसका मतलब क्या? ये वाले सभी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं मानती है एनसीईआरटी। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होगा? 6th पीरियड। क्या समझ में आता है? इतना इतना समझ में आता है तो फटाफट से हम आगे चल सकते हैं, और फटाफट से आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? एटॉमिक एटॉमिक रेडियस की अब हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ से मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाने वाला है, यहाँ से एक्चुअल पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? एटॉमिक रेडियस। हम लोग क्या देखेंगे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और कुछ नहीं, हम एटम के साइज की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? एटम के साइज की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटम का साइज हम देखेंगे कैसे, ठीक है। एटम का साइज देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एटम के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है, ठीक है। एटम के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है। चलो, तो हम क्या जानते हैं? एटम के अंदर सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और उसके आउटर साइड में हमको क्या देखने को मिलते हैं? कुछ एक शेल्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। इसको मैं क्या बोल दूं? सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। और उसके बाहर हमारे पास कौन देखने को मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। अरे इतना तो मालूम है, क्लास 9 10 में पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का हमको एटम देखने को मिलता है। आगे क्या होता है? हम बात कर रहे हैं एटम के साइज की। किसकी बात कर रहे हैं? एटम के साइज की बात कर रहे हैं। या हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस की बात कर रहे हैं। तो रेडियस बताओ कैसे पता लगाएंगे? रेडियस कैसे पता लगेगी? कि सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस। वो कैसे? आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम उसका डिस्टेंस अगर सेंटर से निकाल लें, अरे तो हमको क्या पता लग जाएगा? एटॉमिक रेडियस पता लग जाएगी। अरे बताओ, इतना समझ में आता है नहीं आता? आगे चलें। तो एक्चुअल में ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस क्या लगा के रखता है?
अट्रैक्शन लगा के रखता है। क्या लगा के रखता है? लिख देता हूं आपके लिए बड़े ही प्यार से। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाता है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूर भाग के नहीं जा सकता भैया। अरे अगर अट्रैक्शन ना होता तो क्या इसके अराउंड घूम रहे होते? नहीं घूम रहे होते। तो इसके ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में बॉन्डेड है। अरे रियल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन अट्रैक्शन तो है। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन तो होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव में अगर अट्रैक्शन होता है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्टेड फील कर रहा है, इसलिए यहां पर बैठा है, रिवॉल्व कर रहा है। अरे ठीक है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो ये डिस्टेंस होगा यही एटम की रेडियस होगी? अरे बोल सकता हूं, लेकिन यहां पर एक फैक्ट निकल कर आता है। वो क्या? कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है। अभी तक हम क्या बोलते थे? ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अब हमें ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक स्मोक। ये वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक स्मोक। धुआं देखा आपने? जैसे मान लो आपने एक अगरबत्ती जलाई, उस अगरबत्ती में से धुआं निकला, पूरे कमरे में फैल चुका है। जैसे ही अगरबत्ती जलेगी पूरे कमरे के अंदर उसकी महक हो जाएगी, उसकी स्मेल आपको पूरे रूम के अंदर आ जाएगी। लेकिन धुआं हमें बहुत ही छोटे से एरिया में दिखाई देता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं। वो धुआं जो है वो डिफ्यूज हो जाता है पूरे रूम के अंदर। तो क्या मैं ये बोल दूं कि जहां पर मुझे धुआं आंखों से दिखाई दे रहा है, जहां पर मुझे उसका स्मोक आंखों से दिखाई दे रहा है, क्या उसके अराउंड में एक बाउंड्री बना सकता हूं? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि स्मेल तो मुझे पूरे रूम में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे रूम के अंदर उसके पार्टिकल्स पहुंच चुके हैं। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है नॉट अ पार्टिकल, नॉट ए पार्टिकल, इट इज स्मोक, या मैं कह दूं वेव होता है ये, ठीक है, लाइक स्मोक, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक स्मोक। और जैसे स्मोक है उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की भी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इस पूरे रूम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लो मैंने बोल दिया इस पूरे रूम में अगरबत्ती का धुआं प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या? यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां पर होने की उसकी पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो उसके होने की पॉसिबिलिटी है, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात अभी के लिए आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। समझेंगे हम इसको कब? जब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। उसके अंदर हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो अभी हम क्या बोलते हैं? वेव होती है या स्मोक होती है? इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक स्मोक। तो हम क्या बात करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां पर ये, बताओ प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है? तो हम क्या बोल देते हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की आशंका जताई जा रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए हम एक एटम की रेडियस नहीं पता लगा सकते। तो सर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम एक एटम की तो रेडियस नहीं पता लगा सकते, क्यों? क्योंकि एटम हमेशा दूसरे एटम के साथ में बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है। नेचर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में हैं। प्योरली एक सिंगल एटम हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर हाई एनर्जी होती है। एटम के अंदर क्या होती है? हाई एनर्जी होती है, और वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का बेस लाइन है। जैसे एक लाइन होती है जिसके ऊपर पूरी केमिकल बॉन्डिंग चलने वाली है, या मैं कहूं जिसके ऊपर पूरी बॉन्डिंग टिकी हुई है, वो बेस लाइन क्या है? कि एटम कभी भी सोलो सर्वाइवर नहीं होता भैया। एटम हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाई एनर्जी होती है, वो स्टेबल होना चाहता है, इसलिए अपनी एनर्जी को लूज करता है, वो बॉन्ड बनाता है और क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो हम जब भी एक एटम के साइज की बात करेंगे तो हम सिंगल एटम का साइज पता नहीं लगा सकते। दो रीजन हो गए। क्यों? क्या रीजन हो गया? भैया पहली बात तो एटम सोलो सर्वाइवर नहीं होता, और अगर होता भी तो बताओ, इलेक्ट्रॉन तो धुआं है, यहां भी प्रेजेंट हो सकता है, यहां भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हम एक्चुअल में एटम की रेडियस को कैसे नापें?
ये तो हमारे लिए पॉसिबल चीज नहीं है। तो यहीं से आगे कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो हमने अभी लाइन फर्स्ट यहां पर देखी थी। एटॉमिक रेडियस कैसे देखेंगे? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ अ बॉन्डेड एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम है जिसने दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ अगर हम कर देंगे तो वो हमारे पास में एक एटम की रेडियस निकल कर आ जाएगी। कैसे, एक बार समझते हैं। देखो, देखना यहां पे ध्यान से, ये पहला एटम और ये दूसरा एटम, ठीक है। यहां पर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इस एटम का, यहां पर दूसरे एटम का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर मैं ये कह दूं कि इस न्यूक्लियस के सेंटर से इस न्यूक्लियस के सेंटर की अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं, अरे, और अगर उस डिस्टेंस का मैं हाफ कर दूं, तो वो सिंगल एक एटम की रेडियस आ जाएगी, रेडियस ऑफ सिंगल एटम, ठीक है। दो न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का मैंने डिस्टेंस निकाला, उसको मैंने डी बोला और उसको डी को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो क्या मेरे पास में एक एटम की रेडियस आ जाएगी। कुछ इसी प्रकार से हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सिंगल एटम की रेडियस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में कुछ एक टाइप्स आ जाते हैं, और वो टाइप्स क्या हैं, देखो यहां पर बड़े ध्यान से। टाइप्स क्या है? कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। तो 3 तरह की रेडियस हमारे सामने आती है। लेकिन हम एक उससे पहले बेसिक चीज देखना चाहते हैं, और वो बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज ये है, हम लोग एटम की साइज की बात करेंगे पहले। और एटम की साइज की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ हम इसकी बात करेंगे कि एटम का साइज कैसे वेरी करता है, ठीक है। हम देख रहे हैं अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड एक एटम का साइज कैसे वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडियाई, ठीक है, जो हमने बात करी कोवेलेंट, मेटेलिक या वॉन्डरवॉल की बात हम आगे करने वाले हैं। तो साइज कैसे वेरी करेगा? अच्छा, मान लो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम ये बता सकते हैं कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अच्छा, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बताओ। बराबर होते हैं? कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। क्या इतना आप सभी लोगों को पता है? अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या हमने अभी बात करी कि ये स्मोक होता है, वेव नेचर का होता है, उस सब चीज़ों को हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है? अट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पर ये 11 प्रोटॉन मिलके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सोडियम से पोटेशियम मैग्नीशियम पे जाएंगे, एक पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ग्रुप की बात करेंगे। तो जब हम सोडियम से मैग्नीशियम पे जाएंगे तो बताओ क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहां पर, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, लेकिन साथ में एक और चीज बढ़ी है। वो साथ में एक और चीज कौन सी बढ़ी है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस बढ़े। अब बताओ क्या होगा? ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर और अट्रैक्शन लगाएगा, तो एक्चुअल में क्या होगा यहां पर? इस आउटर मोस्ट शेल का साइज छोटा हो जाएगा, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास में आ जाएंगे। अरे वापस से समझते हैं एक बार, क्या हुआ? सोडियम की जब मैंने बात करी थी, तो सोडियम के अंदर क्या था?
11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, 11 पॉजिटिव चार्ज था और 11 नेगेटिव चार्ज था, उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा था, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस ने अपना अट्रैक्शन शो करा हुआ था। हम सोडियम से गए मैग्नीशियम पर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ा, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अरे साइज छोटा हो जाएगा, इतना समझ में आता है। अगर साइज छोटा हो गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि गोइंग लेफ्ट टू राइट, देखो एक बार पीरियोडिक टेबल को देखो यहां पर, ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? सोडियम। यहां से हम मैग्नीशियम पे गए, हम कहां से कहां गए? लेफ्ट टू राइट मूव किया हमने, ठीक है। सोडियम से मैग्नीशियम पर गए, तो क्या हो गया? साइज कम हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग वापस से आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, इसके बाद मान लो एक इलेक्ट्रॉन और आया, मतलब हम मैग्नीशियम से कहां चले गए? अब एल्यूमिनियम पे चले गए। अगर और नेगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज भी और बढ़ा, तो बताओ अब अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा तो साइज अब और ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, ये सबसे बड़ा हो गया, अरे सोडियम इतना बड़ा है, मैग्नीशियम थोड़ा सा छोटा है, एल्यूमिनियम और भी छोटा है, उसके बाद हम सिलिकॉन पे जाएंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, इसके बाद कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? फॉस्फोरस आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते जाएंगे तो धीरे 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 ये जो शेल है आउटर मोस्ट, इसका साइज छोटा होता जाएगा। अरे क्या ये समझ में आ रही है? छोटी सी चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो एटम का साइज जब हम लेफ्ट टू राइट लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। लेकिन शायद आपने एक चीज नोटिस ही नहीं करी कि आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन लग रहा है, मान लिया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन शेल्स के अंदर जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर जो शेल्स है, इनके अंदर कौन है? ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इनर शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अरे यहां से यहां तो अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का भी तो दे रहे होगे। बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। नेगेटिव नेगेटिव के अंदर भी क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो जब ये हम देख रहे थे, सोडियम से शुरू होकर हम क्लोरीन तक जब जाएंगे, या एक पीरियड के अंदर हम फर्स्ट ग्रुप से लेकर 17th ग्रुप तक जब जाएंगे, तो धीरे 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 साइज डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। धीरे धीरे साइज डिक्रीज होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो इनर शेल का रिपल्शन है ये भी बढ़ता जाता है। ये भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जब हम एक्चुअल में देखते हैं सिनेरियो, तो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होता, यहां पर एक रिपल्शन भी लग रहा होता है। तो यहीं से एक टर्म निकल के आता है, वो टर्म क्या है? जेड इफेक्टिव। जेड बोले तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इफेक्टिवली कितना अट्रैक्शन लग रहा है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर कौन सी टर्म यूज में आती है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज जब हम देखेंगे तो साइज के लिए ये भी एक जिम्मेदार फैक्टर होता है जिसका नाम क्या क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या बोल दूं इसको मैं? ENC, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हम देखेंगे कि इफेक्टिवली कितना अट्रैक्शन लग रहा है या कितना रिपल्शन लग रहा है,
ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, एटॉमिक साइज की बात करी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, लेकिन इनर शेल्स जो हैं उनके अंदर भी नेगेटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि जैसे ही 8th इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ एकदम से इस शेल का साइज बढ़ गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं अपने पीरियड में सबसे बड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, अरे इतना समझ में आता है। तो एक जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो जनरल ट्रेंड क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक धीरे धीरे साइज कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे रिपल्शन भी बढ़ रहा है, और एक समय के बाद रिपल्शन इतना बढ़ गया कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो अपने ग्रुप में लार्जेस्ट होती हैं। या मैं ये कह दूं कि ग्रुप में नहीं, सॉरी, अपने पीरियड में लार्जेस्ट इन पीरियड। कौन? नोबल गैसेस। ठीक है, एक्सेप्शन में यहीं के यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। एक्सेप्ट नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर पीरियड एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिना एक्सेप्शंस के काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि पीरियड के अंदर कैसे हमारे पास में वेरिएशन आता है इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। सबसे बड़ी एक पीरियड के अंदर कौन होती है? नोबल गैसेज होती हैं। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन होते हैं? ये सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इन अ पीरियड कौन? एल्कली मेटल। ठीक है, उसके बाद में एल्कलाइन अर्थ मेटल इनसे छोटे होते हैं, फिर उसके बाद बोरोन फैमिली आ जाती है, फिर कार्बन फैमिली आ जाती है, फिर निकोजन्स आते हैं, फिर चैल्कोजन्स आते हैं, एंड देन लास्ट में हमारे पास में हेलोजन्स आते हैं। तो हेलोजन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं अपने पीरियड में। स्मॉलेस्ट इन पीरियड कौन? हेलोजन्स। हेलोजन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट इन देयर पीरियड। क्या इतना समझ में आता है? अच्छा, अगर मैं ग्रुप की बात करूं, बताओ ग्रुप के अंदर क्या होगा? ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर, ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पर जब हम बात करेंगे अप टू डाउन, तो आप लोगों ने सुना होगा कि साइज जो है वो इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज कैसे होता है? देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं सिंपली इसकी बात करूं, एक एटम है, मैं जिसकी बात करता हूं आपके सामने, तो जैसे ही हम, ये हमने बात करी थी सोडियम की, ठीक है, सोडियम के बाद में हम मतलब एग्जैक्टली थर्ड पीरियड के अंदर चल रहे थे। जैसे ही फोर्थ पीरियड आएगा भैया, अट्रैक्शन तो उसमें भी लगेगा, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा? वहां पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएगा। अरे बताओ, अभी हमने जो सोडियम की बात करी थी, सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट था? थर्ड पीरियड का एलिमेंट था। अब जैसे ही हम उसके नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो वहां पर कौन से पीरियड का एलिमेंट आएगा? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट आएगा। कौन आएगा वहां पर? पोटेशियम आएगा। देखो यहां पर, वहां पर कौन आएगा? पोटेशियम आएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और लास्ट में 4s1। यहां पर कितने? 3 शेल्स के बाद में एक फोर्थ शेल भी इंट्रोड्यूस हो गया। कौन सा? फोर्थ शेल, 4s1। तो एक्चुअल में यहां पर एक नंबर ऑफ शेल बढ़ गया। नंबर ऑफ शेल बढ़ गया तो एक्चुअल ओवरऑल साइज इस एटम का बढ़ गया है। ठीक है, क्या इतना समझ में आता है? उसके बाद हम जैसे मान लो पोटेशियम से आगे चले, रुबीडियम पे गए, तो क्या होगा? एक और शेल यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा? यहां पर एक और शेल इंक्रीज हो जाएगा, तो एटम का साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे समझ में आता है या नहीं आता है? तो जब हम ग्रुप के अंदर बात करेंगे,
जब हम ग्रुप के अंदर बात करेंगे तो एटम का साइज बढ़ता है, ठीक है, अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार पूरे पीरियोडिक टेबल में साइज में क्या वेरिएशन आता है, या मैं ये कह दूं कि कहां पर साइज के वेरिएशन में कोई गड़बड़ है। मैं एक्सेप्शंस की बात कर लेता हूं, ठीक है, एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो यूजुअली लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है और अप टू डाउन आने पर साइज इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। और अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अरे इतना समझ में आता है या नहीं आता है? तो वेरिएशंस कहां पर आएंगे मैं एक बार मार्क कर देता हूं और उसके बाद हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे। वेरिएशन कहां पर आता है? वेरिएशन आता है यहां पर, ठीक है। वेरिएशन आता है यहां पर, वेरिएशन आता है यहां पर, वेरिएशन आता है यहां पर, ठीक है। तो ये कुछ एक जगह हैं जहां पर यूजुअली हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। रीजन होता है इनका पुअर शील्डिंग, और हम उसकी अब बात कर लेते हैं। तो देखो, हमने यहां पर बोला मैंने एक टर्म आपके सामने बोली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिवली न्यूक्लियस कितना अट्रैक्शन लगा पा रहा है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार अपन चलते हैं और देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे काम करता है। तो देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव बराबर, इसका फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा। यहां पर Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन की बात करेंगे, ये कौन है? सिग्मा, ठीक है। स्लेटर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपना कांस्टेंट दिया था सिग्मा, ठीक है। ये क्या है? एक्चुअल में रिपल्शन है। और रिपल्शन कौन लगा रहा है? रिपल्शन कौन लगा रहा है? ऑल इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्मा कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो सिग्मा कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? सिग्मा इज बेसिकली रिपल्शन। तो रिपल्शन कैसे देखेंगे? तो ये दो तरह से रिपल्शन हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एस एंड पी सब शेल के लिए, और दूसरा हम करते हैं डी एंड एफ सब शेल के लिए। तो एक्चुअल में एस और पी जो हैं उनकी थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है धक्का देने की, मतलब रिपेल करने की। रिपेल करने की ताकत थोड़ी सी ज़्यादा होती है एस और पी की। डी और एफ की कुछ हद तक देखा जाए तो पुअर होती है। अच्छा, रिपल्शन को और हम क्या बोल सकते हैं? रिपल्शन का मतलब एक्चुअल क्या था? ये हमारे पास में ये न्यूक्लियस था, इसके अराउंड ये शेल्स थे, इसका रिपल्शन था ये। अगर ये रिपल्शन है मतलब ये इसको अंदर आने से रोक रहा है। ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको अंदर आने से ये शेल का इलेक्ट्रॉन इसको रोक रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? और भाई पहला तो हमने क्या बोल दिया? रिपल्शन बोल दिया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? इसको शील्डिंग बोल सकते हैं। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं? शील्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। या हम इसको साथ में और क्या बोल देते हैं? स्क्रीनिंग बोल देते हैं।
इसको हम और क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। सनस्क्रीन का नाम आपने सुना, सनस्क्रीन मतलब हम अगर मान लो वो लेयर, उस क्रीम की लेयर, उस स्क्रीन की लेयर हम अगर मान लो अपने फेस पे लगा देते हैं, तो वो हमको किससे बचाती है, आने वाली सन रेज से बचाती है। तो एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ऑर्बिटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आने से बचा रहा है, रिपेल करके, तो इसको हम क्या बोलते थे, शील्डिंग, या क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोल देते हैं। ठीक है, और ये हर एक ऑर्बिटल की अलग अलग पावर होती है। ठीक है, और वो पावर किस चीज पे डिपेंड करती है, कि कोई शेल या कोई सब शेल न्यूक्लियस के पास में कितना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा पेनिट्रेटेड। अगर मान लो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में ऐसे बैठा हुआ है, किसी को आने नहीं देगा, रुकना समझना एक बार। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, 2 बिल्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये प्रॉपर मान लो इस डिस्टेंस को आप 500 मीटर चौड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां पर इसके सामने 5 मीटर का दरवाजा है। ठीक है, और ये भी 500 मीटर की बिल्डिंग है, मतलब आधा किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई दरवाजा नहीं है, पूरी बिल्डिंग आगे से खुली है। ठीक है, मान लो मेरे पास में 4 सिपाही हैं। मेरे पास कितने सिपाही हैं, 4 सिपाही हैं, 1 2 3 4। और यहां पर भी 4 सिपाही हैं, 1 2 3 4। और मान लो चोर आ जाता है और अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है, तो क्या यहां से चोर एंट्री ले सकता है, नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पर 4 सिपाही बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर देखो, चोर बड़े आराम से इस यहां से अंदर जा सकता है, क्योंकि 500 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है। सिपाही अब भी 4 हैं, सिपाही अब भी 4 हैं, लेकिन जगह कम हो गई। अगर एस और पी की बात करूंगा, बिल्कुल पेनिट्रेटेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में बिल्कुल पेनिट्रेटेड होते हैं, इसलिए उनकी धक्का मारने की ताकत ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि एस और पी का पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का आप ऑर्डर लिख लो। पेनिट्रेशन का ऑर्डर कैसे हो जाएगा, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड कौन, एस, उसके बाद में पी, उसके बाद में डी, उसके बाद में एफ। तो ये हो गया पेनिट्रेशन का ऑर्डर। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पेनिट्रेटेड कौन है, एस, उसके बाद में पी, उसके बाद में डी, उसके बाद में एफ। हम बोलते हैं कि ये एस और पी जो होते हैं, जो एस और पी होते हैं, वो स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। और इनको हम बोलते हैं कि ये पुअरली शील्ड, मतलब पुअर शील्डिंग करते हैं, मतलब अंदर आने को रोक ही नहीं पाते, फैले पड़े हैं, बड़े बड़े ऑर्बिटल्स हैं, दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी फैली पड़ी है। अब क्या होगा, अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा, उसको रिपल्शन फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अरे समझ में आ रहा है। तो सिग्मा कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने क्या बात करी कि ये इनकी ताकत है। तो कितनी ताकत होती है भैया, देखो, तो जब हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उसकी ताकत होती है 0.35। एक बार लिख लो, एक बार समझ लो, उसके बाद में अगर सवाल ना हो तो मुझे बोलना। कुछ इस प्रकार की ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, इन वैल्यूज को याद रखना, और उसके बेसिस पे हम एक सवाल करने वाला हूं। सवाल जैसे ही मैं आपको करवाऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपको सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, Z इफेक्टिव ऑफ 3s1 इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कौन है, 3s1 है। 3s1 के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो एक बार हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6 और
3s1। ठीक है, ये कौन सा शेल है? आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? एन। ये कौन सा है? आउटर मोस्ट से जस्ट अंदर वाला शेल, इसको हम क्या बोल देंगे? n-1। ये कौन सा शेल है? n-2। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला n-1, उसके एक और अंदर वाला n-2। ठीक है, एक्चुअल में देखेंगे तो रिपल्शन इस पे लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन भी इसी पे लग रहा है जो न्यूक्लियस लगा रहा है। अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा है और रिपल्शन सारे के सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लगवा रहे हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर आपका रिपल्शन लग रहा है और ये वाले सभी इलेक्ट्रॉन मिलके इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? तो देखो, फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है, Z माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बोले तो रिपल्शन। पहले हम सबसे पहले रिपल्शन कैलकुलेट कर ले। रिपल्शन कितना है? देखो रिपल्शन कितना हो गया यहाँ पर, इसके ऊपर रिपल्शन लग रहा है तो इसको तो भूल भूल जाओ, एन को तो भूल जाओ। n-1 को देखो, n-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन, इतनी पावर कितनी है इनकी धक्का मारने की? 0.85। इनकी पावर कितनी है? 0.85। किसकी पावर की बात कर रहा हूं मैं? ये n-1 की पावर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये वाले n-2 वाले। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इनकी पावर कितनी है? 1 है। अरे ये कौन है? n-2। समझ में आया? n-1 n-2, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल सिग्मा आ जाएगा। टोटल सिग्मा आ जाएगा। बताओ ये कितना हो गया? माफ करना, यहाँ पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, 8 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अरे इतना समझ में आया? तो टोटल यहां पर कितना आ गया? ये 6.8 और 2 7 8.8। सिग्मा सिग्मा टोटल कितना आ गया? 8.8। ठीक है, अब मुझे किस में से माइनस करना है? z माइनस सिग्मा करना है। तो z कितना है मेरे पास में? z बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11 है भैया। z कितना है? 11 है। बताओ, 11 माइनस 8.8, ये कितना आ गया? बताओ, 2.2। तो मेरे पास में z इफेक्टिव कितना आ गया? 2.2। तो कुछ इस प्रकार से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। हम इसकी डिटेल स्टडी आगे करेंगे। अभी मैंने आपको z इफेक्टिव का मतलब बताया, मैंने आपको शील्डिंग बताया, मैंने आपको पेनिट्रेशन बताया, मैंने आपको और क्या बताया? ये स्क्रीनिंग बताया। ठीक है, स्क्रीनिंग, शील्डिंग, पेनिट्रेशन, ये सब एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, हमने देखा कि एटॉमिक साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करके एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गई। अब एक बार हम वापस से एटॉमिक साइज की स्लाइड पर चलते हैं। तो बताओ, ये बात आपको क्लियर है? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ अ बॉन्डेड एटम, क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है? इसमें कहीं तक कोई भी संदेह की बात नहीं है? उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमको ये सेकंड पॉइंट पढ़ना है। ये हम देख चुके हैं, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होती है, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर। अक्रॉस द पीरियड बोले तो लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में बोले तो अप टू डाउन। ठीक है, ये समझ में आता है? अब हम लोग बात करेंगे कि कोवलेंट मेटेलिक और वॉन्डरवॉल रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो, तीनों की हम लोग अब बात कर लेते हैं। एक बार ये साथ साथ आप बनाते रहो।
देखो इधर ध्यान से, यहां पर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट की, ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं मेटेलिक की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉन्डर वॉल की। यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉन्डर वॉल की। तो देखो यहां पर जरा ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आपको मालूम है। कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 10th क्लास में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, इतना तो मालूम है। तो यहां पर क्या हो रखी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखी है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल में क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स हो जाती है। अरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, शेल में प्रेजेंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होंगे तो एट द एंड ओवरलैप कौन होगा, ओवरलैप कौन होगा, शेल ओवरलैप होगा, ठीक है। तो हम कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं सबसे पहले। यहां पर कौन है, न्यूक्लियस, यहां पर भी कौन है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या बात बोली थी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करो भैया सबसे पहले। ये क्या है, डी है डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। और इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ कर दो, वो क्या आ जाएगी, आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहां पर भी क्या मैं सेम चीज कर सकता हूं, ये डिस्टेंस है, d/2 करूंगा तो ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। एक्चुअल में मेटेलिक बॉन्ड और कुछ नहीं होता। जैसे मान लो आपके पास में एक आयरन का टुकड़ा है, उसके अंदर सभी एटम जो है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसमें शेयरिंग वगैरह नहीं होती है ना, ओवरलैपिंग वगैरह नहीं होती, वो सिर्फ साथ में बैठे होते हैं ना। इसको हम डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। और वॉन्डर वॉल एक्चुअल में क्या होता है, वॉन्डर वॉल में गैसेस के बीच में लगता है, वॉन्डर वॉल फोर्सेस गैसेस के बीच में लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दो मॉलिक्यूल है, जैसे आपने ग्रेविटी सुनी, ग्रेविटी हर किसी भी पार्टिकल्स में, हर किसी प्लैनेट्स के अंदर, हर चीज के अंदर ग्रेविटी लगती है, दो किसी बॉडीज के बीच में ग्रेविटी लगती है। वैसे ही वंडरवॉल फोर्सेस भी हर दो एंटिटीज के बीच में लगते हैं। तो यहां पर जब जैसे मान लो गैसेस की बात करो, गैसेस में आप ऐसा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल को पकड़ के बिठा लिया, नहीं, गैसेस में तो मॉलिक्यूल इधर उधर उड़ते फिरते रहते हैं। तो वहां पर हम वॉन्डरवॉल रेडियस फाइंड करते हैं। वॉन्डरवॉल रेडियस बोले तो दो मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को देखते हैं, उसका हाफ करते हैं, तब हमको कुछ आइडिया चलता है, ठीक है। यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको डी मानते हैं। इसको हम लोग एक बार डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो एक बार जरा, क्या यहां पर हाफ करने पे एग्जैक्टली एटम की रेडियस आ जाएगी। भैया डी का हाफ कहां पे आएगा, बताओ। इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कहां पर आएगा, वो यहां कहीं आएगा, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस ली मैंने, इसका हाफ किया, हाफ किया तो यहां तक का, इस जगह तक का डिस्टेंस आया। लेकिन ये एटम तो भैया यहां तक प्रेजेंट है, अरे यहां तक प्रेजेंट है, ये एटम तो थोड़ा सा आगे तक प्रेजेंट है, मैं अलग कलर से मार्क करता हूं, देखो न्यूक्लियस से ये यहां तक प्रेजेंट है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला तो हमने चेक ही नहीं किया। तो इसीलिए जो कोवलेंट रेडियस होती है वो एक्चुअल रेडियस ऑफ द एटम से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, थोड़ी सी कम होती है। यहां पर देखो, यहां पर एग्जैक्टली सेम आएगी, यहां पर d/2 जो है, r जो आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आएगा। और यहां पर थर्ड के अंदर देखो, यहां पर अगर मान लो मैं इसका हाफ करता हूं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो कैलकुलेट ही नहीं हुई। तो वॉन्डरवॉल रेडियस जो होगी वो एक्चुअल रेडियस से ज्यादा आएगी। तो अगर कंपैरिजन आए कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वॉन्डरवॉल रेडियस में सबसे बड़ी कौन आती है, सबसे बड़ी कौन आती है, एक बार यहां पर आप ऑर्डर लिख लो। वॉन्डरवॉल क्या होती है, सबसे ज्यादा आती है, उसके बाद में
मेटेलिक। उसके बाद में सबसे कम कौन सी आती है? कोवेलेंट। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार हमारे सिलेबस में कोवेलेंट रेडियस इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस को हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से। यहां पर हम बात करेंगे होमो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर हम बात करेंगे हेटेरो एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक में क्या फर्क होता है? होमो एटॉमिक जैसे कि H2, Cl2, Br2, N2, O2, मतलब एक ही तरह के एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ही तरह के एटम देखने को मिले। हेटेरो एटॉमिक में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे मान लो HCl, यहां पर कौन हो गया? HCl। कौन हो सकता है? HBr हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल जितने भी है डायटोमिक, लेकिन उनके अंदर एटम्स दूसरे हैं। ठीक है, मतलब दो एटम्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के प्रेजेंट है। यहां पर कौन थे? जैसे हाइड्रोजन था, H2 था, Cl2 था, Br2 था, N2 था, O2 था, सबके सब सेम एलिमेंट है लेकिन उनके दो एटम्स प्रेजेंट है। यहां पे हम किसकी बात करेंगे? दो एटम्स बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि HCl, HBr, HI, HF। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो देखो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और ये इसका हाफ। ठीक है, ये जो शेल्स हैं इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखना, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, जब मान लो मैं HCl की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा? जब बॉन्ड बन जाएगा, जब ये शेयरिंग हो जाएगी, इस शेयरिंग के होने के बाद, इस शेयरिंग के होने के बाद क्या होगा भैया? हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 है। ठीक है, और क्लोरीन के पास में प्रोटॉन का नंबर कितना है? 17 है। अरे ये तो याद हो गया होगा। तो एक चीज बताओ, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, शेयर्ड पेयर, जो यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जैसे मान लो ये हाथ, ये शेयरिंग हो गई, हाथ की शेयरिंग हो गई। अब क्लोरीन के पास तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो वो उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा। इस टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से कौन किसको कितना खींच पाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ताकत, और उसी को साइंटिफिक या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम यहां पर इस डिस्टेंस का हाफ करेंगे, जब इस डिस्टेंस का हाफ करेंगे, तो ये वाला जो, जैसे मान लो इस एटम की मैं बात करूंगा, ये वाला इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, है ना? तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला निकाला गया। कब की बात कर रहे हैं हम? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? देखो यहां पर जरा ध्यान से, एक फॉर्मूला दिया गया, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? देखो, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी, है ना? डिस्टेंस ए बी माइनस 0.09 मॉड ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉड ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला दिया गया, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, डेल्टा ई एन। डेल्टा
En मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है? ये क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं कुछ एक एलिमेंट्स की जो कॉमनली यूज होते हैं उनकी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। हाइड्रोजन होती है इसकी 2.1, ठीक है। उसके नीचे आता है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देख लो भैया यहाँ पे फ्लोरीन जो है 4 के साथ में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और यहाँ पर क्लोरीन की भी 3 होती है। क्लोरीन की भी कितनी होती है? 3 होती है। तो बताओ, अगर मान लो मेरे को डिस्टेंस दे दी जाए, मेरे को डिस्टेंस दे दी जाए और मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से रेडियस पता लगा सकता हूँ? अरे समझ में आता है नहीं आता? इतना समझ में आता है। तो यहाँ तक हमने बात करी है एटॉमिक साइज की और रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस की हमने बात करी, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक की। यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला आ चुका है। एक बार हम लोग वापस से एटॉमिक रेडियस पर चलते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? ये ट्रेंड है जिसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आपके सामने में ये ट्रेंड छोड़कर जा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का डेटा है भैया। एनसीईआरटी का डेटा है, इसको आप लोग एक बार रीड करके आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, अभी मैं वैसे समझा चुका हूँ आप लोगों को। ये देखो, लिथियम है, लिथियम साइज में बहुत बड़ा है। उसके बाद में बेरिलियम आया, साइज छोटा। वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, तो साइज कम होगा। यहाँ पर क्या है? एटॉमिक रेडियस है ना, ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज कम हो रहा है। लिथियम से बेरिलियम पे आने पे छोटा हुआ, फिर बेरिलियम से बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? हेलोजन है। हेलोजन क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। अरे समझ में आता है नहीं आता? और अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे, अप टू डाउन जब हम बात करेंगे तो साइज इंक्रीज होता है। देखो लिथियम, फिर सोडियम, हम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इस तरीके से कुछ एक ट्रेंड देखने को मिलते हैं। अब हम अभी तक एटॉमिक साइज के जनरल ट्रेंड को देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखना है कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। फैक्टर अफेक्टिंग है ना, तो उसकी वजह से कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो बात करने वाले हैं। तो अभी तक के पढ़ाए हुए में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। उसके बाद हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ एक चीज़ें रह जाएंगी, हम 2 से 4 क्लास में उनको भी फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आए होंगे, आप समझने की कोशिश भी करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करके आप लोग अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेलिक्स।